कक्षा 11 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को पद्य खंड का पाठ 2 राम नरेश त्रिपाठी कराने जा रहा हूँ। इनमें इसका जो टॉपिक है इस टॉपिक के आधार पर चलना है। तो पथिक है इनका टॉपिक और पोयम पे पहले चलते हैं कि क्या है कविता। ये है पथिक दी हुई है आपको, ये राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब ये क्या कहते हैं अपनी कविता में देखते हैं जरा। प्रति क्षण न्यूनतम वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुंदर मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचारों यही चाहत मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मल या नील बहता है, हरदम यह फैसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से ही अनुरागी हरि कल्याण। जब गंभीरतम अर्ध निषाद में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा देता है। पक्षी हर्ष संभाल ना सकते मधुक मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नलय नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरी नभ किरण, जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मोहन धारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर है। तो चलते हैं थोड़ा इसका परिचय लेते हैं, जीवन परिचय लेते हैं। ये किसका जीवन परिचय है? राम नरेश त्रिपाठी का। तो राम नरेश त्रिपाठी पूर्व छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उनका जन्म कोयरीपुर गांव, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में सन 1881 में हुआ था। एक कृषक परिवार में जन्मे राम नरेश त्रिपाठी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रेरणादायी है। उनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी धार्मिक व सदाचार परायण ब्राह्मण थे। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रह चुके पंडित रामदत्त त्रिपाठी का रक्त राम नरेश त्रिपाठी की रंगों में धर्म निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा व राष्ट्रभक्ति की भावना के रूप में बहता है। दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास ये गुण उन्हें अपने परिवार से भी मिले थे। राम नरेश त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। त्रिपाठी जी की कविताओं का विषय वस्तु, देश प्रेम और व्यक्तित्व प्रेम है। सन 1962 में उनका देहावसान हो गया। रचनाएं देखते हैं क्या क्या लिखी उन्होंने। तो राम नरेश त्रिपाठी ने कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर उन्होंने कलम चलाई है। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी। ग्राम गीतों का संकलन करने वाले वे हिंदी के प्रथम कवि थे, जिसे
कविता कमोदू के नाम से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर रात-रात भर घरों के पीछे बैठकर सोहर और विवाह गीतों को सुना और चुना। वे गांधी जी के जीवन और कार्यों से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। खंड काव्य में देखिए क्या है, मिलन है, पथिक है और स्वप्न है। कविता संग्रह में मानसी यानी फुटकर कविता संग्रह है। संपादन कविता कौमुदी 8 भाग में संपादन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्रित किया था। आलोचना गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता की आलोचना करते हैं। साहित्यिक विशेषताएं देखिए बच्चों, साहित्यिक विशेषताएं भी बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए साहित्य में क्या स्थान है इनका वो भी आपको तैयार करना होता है। चलिए देखते हैं इनके साहित्यिक विशेषताएं के बारे में। रामनरेश त्रिपाठी जी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तित्व प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। उदाहरण द्रष्टव्य है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। कविता कौमुदी संकलन में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। ग्राम गीतों के संकलन से इन्होंने लोक साहित्य का संरक्षण किया है। त्रिपाठी जी हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्ष तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। पाठ का थोड़ा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। क्या है, प्रस्तुत कविता पाथिक पथिक शीर्षखंड काव्य से के पहले सर्ग से लिया गया है। ये कई सर्गों में बटा हुआ है पथिक। तो इस कविता में कवि प्रकृति के विभिन्न उत्पादों के क्रियाकलापों के माध्यम से उत्पन्न उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर इस संसार से विरक्त पाने और वहीं बसने की अपनी इच्छा प्रकट करता है। यहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उनकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संगम मिलता है। चलिए काव्यों का सप्रसंग व्याख्या करते हैं जरा। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नन्हे वारिन माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो बच्चे पहले शब्दार्थ ले लेते हैं। तो प्रतिक्षण हर समय को बोलते हैं, नूतन नया है, वेश रूप होता है, रंग बिरंगा रंगीनी रंगीन जो होता है, निराला मतलब अनोखा अद्भुत, रवि मीन्स सूर्य, सम्मुख सामने, थिरक थिरक मीन्स नाच, नभ मीन्स आकाश, वारिदमाला बादलों का समूह, नील मीन्स नीला, मनोहर मीन्स सुंदर, गगन मीन्स आकाश, गन मीन्स बादल, विचरो मीन्स घूमो या विचरण करो। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पथिक नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी। प्रसंग देखते हैं। इस पद्यांश में समुद्र के प्रति पथिक की अनुभूति को व्यक्त किया गया है। वह समुद्र के किनारे खड़ा होकर उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं क्या है। पथिक समुद्र के किनारे प्रकृति के रूप पर मुग्ध होकर कहता है कि प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाली प्रकृति का रूप अद्भुत है। मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है। इस
इनके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो बादल की मंडली नित नए और रंग बिरंगे रूप बनाकर सूर्य के सामने नाच रही हो। नीचे मनोरम नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है। ऐसे में मेरा मन चाहता है कि मैं बादलों के बीच बैठकर आनंद विहार करूं। विशेष देखो क्या है इसमें, नंबर एक है, कवि ने प्रकृति का अत्यंत सजीव व मनोरम वर्णन किया है। नंबर दो क्या है, बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीकरण अलंकार है। नंबर तीन है, कोमल तथा मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। नंबर चार है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे नूतन, वेश, रवि, गगन। प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। नंबर एक, कवि किसके रूप पर मोहित है और क्यों है? तो ये उत्तर है बच्चों, कवि प्रकृति के रूप पर मोहित है क्योंकि प्रकृति का अनोखा रंग बिरंगा रूप हर क्षण बदल रहा है। दूसरा प्रश्न है, रवि के सामने कौन नृत्य कर रहे हैं? तो उत्तर है ये, रवि के सामने बादलों के समूह रंग बदल बदल कर नृत्य कर रहे हैं। नंबर तीन प्रश्न है, कवि के मन में क्या चाहत है? तो ये उत्तर है बच्चों, रवि का मन चाहता है कि वह किसी बादल के टुकड़े पर बैठकर बादलों के समूह के बीच बीच में घूमकर प्रकृति का आनंद प्राप्त करे। नंबर चौथा प्रश्न है, मन को हरने वाला दृश्य कौन सा है? तो ये उत्तर है बच्चों, प्रकृति में नीचे नीला समुद्र और ऊपर नीला आकाश मन को हरने वाला दृश्य है। अगली पोयम है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। रत्नाकर मीन्स समुद्र होता है, मलयानिल मीन्स मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, हौसला हौसला मीन्स उत्साहित, विस्तृत मीन्स फैला हुआ। इसमें बच्चे ध्यान रखना, मलयानिल में जो है मलय पर्वत को जोड़ दिया गया और अनिल जो है वो हवा होती है, हवा को जोड़ा है, सुगंधित हवा को साथ में लगा दिया। चलिए देखते हैं आगे, ये संदर्भ पकड़ते हैं पहले। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक के पथिक नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी। प्रसंग देखिए, इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा है, सामने सूर्योदय हो रहा है। वह इस शोभा पर मुग्ध है। वह समुद्र की गर्जन और सुगंधित हवाओं को लक्ष्य करके अपने प्रिय से कहता है। व्याख्या देखो, मेरे सामने खड़ा समुद्र गर्जन तर्जन कर रहा है, साथ ही मलयगिरी के से निकलने वाले सुगंधित हवाएं बह रही हैं। ये प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्साह सदा भरा रहता है कि मैं इस विशाल, विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं, इसकी लहरों पर बैठूं और जी भरकर उसमें विहार करूं। विशेष देखिए, नंबर एक है, प्रकृति का रमणीय वर्णन हुआ है। नंबर दो है, कवि प्रकृति प्रेमी है, वह समुद्र के हर रूप को बारीकी से निहारना चाहता है। नंबर तीन है, भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। नंबर चार है, कोने कोने से पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार है। नंबर पाँच, प्रिय के माध्यम से संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न उत्तर देखते हैं थोड़ा। प्रश्न नंबर एक है, कवि ने सागर को किस प्रकार महिमा मंडित किया है? तो उत्तर है बच्चों, कवि ने विशाल यानी बड़े दूर तक फैले हुए सागर में उठने वाली लहरों की आवाज को सागर की गर्जना कहकर उसे महिमा मंडित किया है। नंबर दूसरा प्रश्न है, हवाएं कहाँ से होकर बह रही हैं, कैसी हैं? तो उत्तर है इसका, हवाएं मलय पर्वत से होकर बह रही हैं, अतः वह सुगंधित है। नंबर थर्ड प्रश्न है, कवि अपनी प्रिया को क्या बता रहा है? तो उत्तर है, कवि अपने प्रिया को सागर की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है कि सागर की गर्जना से उसके मन में उत्साह भर रहा है, अतः वह लहरों में बैठकर सागर के कोने कोने में विचरण करना चाहता है। निकल रहा है जल निधि तट पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत अंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर से निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी।
शब्दार्थ देखते हैं। जल निधि तल यानी समुद्र की सतह, दिनकर बिंब सूर्य की छाया, कमला मीन्स लक्ष्मी, कंचन मीन्स स्वर्ण, कांत मीन्स सुंदर, कंगूरा मीन्स गुंबद, निज मीन्स स्वयं और असवारी मीन्स सवारी होता है और स्वर्ण मीन्स सोना। चलिए संदर्भ की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पथिक नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में सूर्योदय के सुंदर दृश्य का जीवन अत्यंत सजीव वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए क्या है। पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है तथा आधा बाहर है। ऐसा लगता है मानो वह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपने पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। विशेष देखिए क्या है। नंबर 1, कवि का सौंदर्य प्रेमी तथा कल्पनाशील व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। नंबर 2, कवि के समासिक शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, जैसे कंचन मंदिर, दिनकर बिंब, स्वर्ण सड़क। नंबर 3 की बात करो। कमला के कंचन, कांत कंगूरा और स्वर्ण सड़क में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 4 है रत्नाकर से निर्मित कवि में मानवीकरण अलंकार की छटा है। प्रश्न देखिए क्या है। नंबर 1, मंदिर का कांत कंगूरा के समान क्या प्रतीत होता है? तो उत्तर है इसका, मंदिर का कांत कंगूरा के समान सूर्य का आधा बिंब जो सागर जल पर दिखाई दे रहा है प्रतीत होता है। दूसरा प्रश्न है स्वर्ण सड़क का निर्माण किसने किसके लिए किया है? तो उत्तर है स्वर्ण सड़क का निर्माण सागर ने लक्ष्मी के लिए किया है। नंबर तीसरा प्रश्न है कवि ने प्रकृति के किस काल का मनोहरकारी यानी मनोहारी चित्रण किया है? तो उत्तर है ये, कवि ने प्रकृति के सूर्योदय काल का मनोहारी चित्रण किया है। चलिए अगली लाइनें देखते हैं। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से ही अनुराग भरी कल्याणी। तो शब्द अर्थ देखते हैं। निर्भय मीन्स निडर, दृढ़ मीन्स मजबूत, गंभीर मीन्स गहरा, अनुराग भरी मीन्स प्रेम से युक्त, कल्याणी मतलब कल्याणकारी या मंगलकारी। चलिए संदर्भ की बात करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पथिक नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ये अब तक याद हो जाना चाहिए बच्चों आप लोगों को। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करने के लिए कहता है। तो व्याख्या देखिए क्या है। पति कहता है कि समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है, उसके गर्जन में निर्भयता दृढ़ता है, अर्थात यह रूप बहुत प्रभावशाली है। इसमें एक के बाद एक लहरें उठ रही हैं, एक लहर के पीछे दूसरी लहर का उठना बहुत ही सुंदर लग रहा है। उन्हें देखकर प्रतीक होता है जैसे उन्हें किसी का भय नहीं है। पथिक अपनी प्रिया से कहता है कि हे प्रिया, तुम इस दृश्य की सुंदरता का हृदय की गहराई में अनुभव करो। जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूँ उसे तुम भी अनुभव करो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। सच्चे हृदय से अनुभव करके क्या कोई कह सकता है कि संसार में इससे अधिक सुंदरता और सुख पाया जा सकता है? मुझे तो यह सौंदर्य अत्यंत सम्मोहित कर रहा है और मेरी दृष्टि में उसे देखने से जो सुख मिल रहा है वह और कहीं नहीं मिल सकता है। विशेष देखिए क्या है। नंबर 1 है कवि की दृष्टि में प्रकृति सौंदर्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, इसलिए वह अपनी प्रिया को भी सौंदर्य अनुभव करने के लिए कहता है। नंबर 2 है संबोधन शैली के कारण काव्य सजीव बन पड़ा है। नंबर 3 है सुंदर अति सुंदर की आवृत्ति से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। नंबर 4 पे आ जाओ। भाषा सरल सहज सुबोध व प्रवाहमयी है। प्रश्न पे आ जाते हैं। नंबर 1,
कवि ने सागर की किस प्रकृति का वर्णन किया है? तो उत्तर है, कवि ने सागर की निडरता, दृढ़ संकल्पी और धीर गंभीर भाव का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, अनुराग भरी कल्याणी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है बच्चों, अनुराग भरी कल्याणी से कवि का तात्पर्य प्रेम से भरी हुई उनकी प्रिया है। और नंबर तीसरा है, कवि किसे और क्या अनुभव करने को कहता है? तो ये उत्तर है उसका, कवि अपनी प्रिया को सागर की उठती गिरती लहरों का आनंद लेने को कहता है। जब गंभीरतम अर्ध निषाद में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वादन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। शब्दार्थ देखिए, तम मीन्स अंधेरा होता है, अर्ध निशा मीन्स आधी रात को कहते हैं, जग मीन्स संसार, अंतरिक्ष मीन्स धरती और आकाश के बीच के भाग को कहते हैं, सस्मित वदन मुस्कान युक्त मुख, मृदु मीन्स धीमी कोमल, गगन गंगा आकाश गंगा को कहते हैं। संदर्भ की बात करिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पथिक नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रसंग की बात कर लेते हैं। इस काव्यांश में कवि ने अर्धरात्रि की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या देखो, जो पथिक अब तक समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी सुंदरता का गान कर रहा था, वह अब वह प्रकृति के दूसरे रूप का भी यशोगान कर रहा है। वह कहता है कि जब आधी रात को जगत में चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है, तब अंतरिक्ष की छत पर तारे छिटक जाते हैं, अर्थात अंधेरा होते ही आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। उस समय जगत का स्वामी अर्थात इस जगत को चलाने वाला मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है और इस आकाश रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर इसके सौंदर्य के मधुर गीत गाता है। भाव यह है कि रात्रि में भी प्रकृति का सौंदर्य इतना मनोहर दिखाई देता है कि जगत का स्वामी आधी रात को आकर छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य का पान करता है। विशेष देखिए क्या है, नंबर 1, अर्धरात्रि के समय के प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। नंबर 2 देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। नंबर 3 की बात करो, अनुप्रास अलंकार की छटा भी कविता का सौंदर्य बढ़ाती है, जैसे गगन गंगा गीत गाता आदि। नंबर 4 की बात करो, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे तम, अर्ध, सस्मित, वदन, स्वामी, मृदु आदि। नंबर 5 है, भाषा कोमल, मधुर तथा प्रवाहपूर्ण है। ये अधिकतर में सब में आ जाता है बच्चों, 5वां नंबर। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, कवि ने प्रकृति के किस काल का वर्णन किया है? तो उत्तर है, रात्रिकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो पहले का आंसर देखते हैं। कवि ने प्रकृति के अर्धरात्रि काल का वर्णन किया, और दूसरे में है, रात्रि के चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है और आकाश गंगा यानी अंतरिक्ष में जगमग तारे दिखाई देते हैं, तब घनघोर अंधेरी रात गंभीर प्रतीत होती है। नंबर 3 की बात करो, प्रश्न है, जगत का स्वामी कौन है, वह कैसे आता है? तो उत्तर है इसका, जगत का स्वामी सूर्य है, वह धीमी गति से मुस्कुराते हुए आता है। नंबर 4, उपरोक्त काव्यांश किस काव्य से उद्धृत है और इसके रचनाकार कौन है? तो उत्तर है, उपरोक्त काव्य पथिक से उद्धृत है और इसके रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। शब्दार्थ की बात कर लो, विभुंग मीन्स प्रसन्न, रीच कर मीन्स विभुंग मीन्स प्रसन्न या रीच कर, नभ मीन्स आकाश, चंद्र मीन्स चांद, विहंस मीन्स हंसना और रक्ष मीन्स पेड़ होता है, विविध मीन्स कई तरह के, पुष्पों मीन्स फूलों को कहते हैं, तन मीन्स शरीर और हर्ष मीन्स प्रसन्नता और मधु मीन्स प्रसन्न, मुग्ध मीन्स पसंद है, सानंद मीन्स आनंद सहित। संदर्भ वही पीछे से जो आपका चलता हुआ था वही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पथिक नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं।
प्रसंग देखिए, इस काव्य में कवि रात्रि के मनोरम दृश्य का वर्णन कर रहा है। व्याख्या चलते हैं। रात के समय आकाशगंगा के जगमग सौंदर्य को देखकर आकाश में चंद्रमा प्रसन्न हो उठता है तथा वह हंसकर खिल उठता है। आशय यह है कि चंद्रमा का खिलना भी मानव प्रकृति की प्रेम लीला से मुग्ध होना है। यहाँ तक कि इस प्रेम लीला को देखकर विविध वृक्ष तरह तरह के पत्तों और फूलों से अपने तन को सजाकर खड़े हो जाते हैं। पक्षीगण भी अपनी खुशी संभाल नहीं पाते हैं, वे मुग्ध होकर चहक उठते हैं। फूल भी सुख की सांस लेते हैं और आनंद पूर्वक महक उठते हैं। विशेष देखिए क्या है इसके अंदर। प्रकृति का मानवीकरण मनोरम बन पड़ता है, जैसे चांद का हंसना, वृक्षों का सजना और फूलों का सांस लेना। नंबर 2 पे आ जाइए। भाषा तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है जो मधुर व एवं प्रवाहपूर्ण है। नंबर 3 है कवि की काल्पनिक शक्ति मुग्धकारी है। नंबर 4 है वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से में अनुप्रास लगता है। चलिए प्रश्न देखिए और उसको उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है चंद्रमा क्यों प्रसन्न हो उठता है। नंबर 2 है वृक्ष ने अपने रूप को कैसे संवारा है। नंबर 3 है पक्षी अपनी खुशियां कैसे व्यक्त कर रहे हैं। और नंबर 4 है वातावरण कैसे आनंददायक बन गया है। तो चलिए चलते हैं उत्तर की तरफ। तो ये उत्तर है नंबर 1। आकाश के जगमग तारों के बीच सूरज और समुद्र की प्रेमिला देखकर चंद्रमा प्रसन्न हो उठता है। नंबर 2 का उत्तर है वृक्षों ने नए पत्ते और नए पुष्पों को पुष्पित पल्लवित कर अपने रूप को संवारा है। नंबर 3 की बात करो, 3 का उत्तर है पक्षी प्रातः काल यानी भोर में खुशी से चहचहाने लगते हैं, अर्थात प्रातः काल के जो हो जाने से पक्षियों का कलरव आरंभ हो जाता है जो उनकी खुशियों को व्यक्त करता है। नंबर 4 नव पुष्पित पुष्पों की मधुर खुशबू से जो सुखद और स्वच्छ वायु बहती है उससे वातावरण आनंददायक हो गया है। चलिए वन उपवन गिरी सानो कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं, पढ़ लो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनो विमोहनहारी है। ये शब्दार्थ देखते हैं। उपवन मीन्स बगीचा है, गिरी मीन्स पर्वत, सानो मीन्स समतल भूमि, कुंज मीन्स लता एवं झाड़ियों से घिरा हुआ स्थान, आत्म प्रलय स्वयं को भूल जाना, नयन नील मीन्स आंसू, तृण मीन्स तिनका, तरु मीन्स पेड़, नभ मीन्स आकाश, जलद मीन्स बादल, विश्व विमोहनहारी संसार को मुग्ध करने वाली। चलिए देखते हैं प्रसंग की बात, संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पथिक नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रसंग देखिए। पथिक समुद्र किनारे खड़ा होकर प्रकृति के हर यानी प्रत्येक रूप के सौंदर्य की अनुभूति करता है। व्याख्या है पथिक प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत है। वह कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन उपवन पहाड़ समुद्र तल एवं वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। स्वयं पथिक भी भावित हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिया से कहता है कि समुद्र की लहरों किनारों तिनकों पेड़ों पर्वतों आकाश किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो, वह बहुत प्यारी है। विशेष भी जान लेते हैं। नंबर 1 प्रस्तुत काव्यांश में प्रेम की अलौकिकता, भाषा की स्वच्छता एवं कल्पना की स्वच्छंदता का अद्भुत संयोग है। नंबर 2 पे आ जाइए। वन उपवन नयन नीर तट तृण तरु तथा विश्व मनो विमोहनहारी में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 3 संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 4 भाषा सरल एवं प्रभावी है। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 मेरा आत्म प्रलय होता है में मेरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर है बच्चों इसका मेरा आत्म प्रलय होता है में मेरा शब्द पथिक के लिए प्रयुक्त हुआ है। नंबर दूसरा प्रश्न है किसकी आंखों में आंसू आ गए हैं और क्यों। तो उत्तर है इसका पथिक की आंखों में आंसू आ गए हैं क्योंकि वह प्रकृति के सौंदर्य तथा सूरज और सागर की प्रेम लीला देखकर भावुक हो जाता है। नंबर तीसरा प्रश्न
किसकी प्रेम कहानी लिखी गई है? तो उत्तर है सूरज और सागर की प्रेम कहानी लिखी गई है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन, इसके बनो विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं। मनोहर मीन्स मनोहर सुंदर है, उज्जवल मीन्स होता है उजली पवित्र, और जी मीन्स दिल या हृदय, वाणी मीन्स वाणी को बोलते हैं, स्थिर है ठहरा हुआ, आनंद प्रवाहित आनंद में बहने वाली धारा, सुखकर मीन्स सुखदाई है, परम मीन्स अत्यधिक, और अतिशय मीन्स होता है बहुत अधिक। संदर्भ की बात कर लेते हैं। इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पथिक नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रसंग की भी बात कर लेते हैं। पथिक समुद्र किनारे खड़ा होकर प्रकृति की लीला को प्रेम लीला समझकर उसी में वह खुशी का अनुभव करता है। व्याख्या देखते हैं। पथिक प्रकृति में चल रही प्रेम लीला में स्वयं को लीन करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहता है, मुझे सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर मनोहर और उज्जवल प्रतीत हो रही है। इसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं। मेरी उस प्रेम पूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने। प्रकृति में सदा एक पवित्र आनंदमयी और सुखकारी शांति छाई रहती है। यहाँ प्रेम का राज्य छाया प्रतीत होता है। वाह प्रेम का यह राज्य कितना सुंदर है। चलिए विशेषता की भी बात करते हैं। विशेष क्या? नंबर 1, कवि का प्रकृति प्रेम प्रकट हुआ है। नंबर 2, प्रश्न आश्चर्य बोध और भाव बोध शैली के कारण यह पद्यांश मनोरम बन पड़ा है। नंबर 3, संस्कृति निष्ठ शब्दावली का प्रवाहपूर्ण प्रयोग हुआ है, जैसे मनोहर, उज्ज्वल, प्रवाहित आदि। नंबर 4, मधुर मनोहर में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 5, सुंदर शब्द के साथ परम और अतिशय विशेष प्रयुक्त हुए हैं, जिससे काव्य में सुंदरता आ गई है। प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं बच्चों। नंबर 1 प्रश्न है, प्रेम कहानी की क्या विशेषता है? तो उत्तर है बच्चों, प्रेम कहानी मधुर, मन को मोहने वाली, मनमोहक तथा स्वच्छ यानी पवित्र है, जिसमें समर्पण दृष्टिगोचर है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रकृति की प्रेम लीला को देखकर पथिक क्या सोचता है? तो नंबर का आंसर है, प्रकृति की प्रेम लीला को देखकर कवि सोचता है कि काश मैं इस प्रेम लीला के शब्द बन जाऊं। नंबर तीसरा प्रश्न है, प्रेम का राज्य कैसा प्रतीत होता है? तो उत्तर है इसका, प्रेम का राज्य अचल, पवित्र, आनंददायक, शांतिपूर्ण, सुख प्रदान करने वाला, अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता है। प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब पथिक का मन कहाँ विचरण करता है? तो उत्तर है, पथिक का मन नीले आकाश और नीले समुद्र के बीच विचरण चाहता है। वह चाहता है कि रंग बिरंगे बादल उसकी सवारी बने और वह प्रकृति के खुले आंगन में विहार करे। अगला प्रश्न है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर है, सूर्योदय वर्णन के लिए कवि ने निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग किया है। नंबर 1, समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अर्थात गोला अपनी प्रातःकालीन लाल आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखता है। नंबर 2 है, वह सूर्योदय के तट पर दिखने वाले आधे सूर्य को कमल के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा बताता है। नंबर 3, दूसरे बिंब में वह इसे लक्ष्मी की सवारी के लिए समुद्र द्वारा बनाई गई स्वर्ण सड़क बताता है। आशय देखते हैं, स्पष्ट करना है। पहला है, सस्मित वादन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उत्तर है ये, प्रस्तुत पंक्तियों में आधी रात की प्रकृति का सुषमा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि आधी रात को प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए जगत का स्वामी अपने मुख पर मुस्कान लिए धीमी गति से आता है। वह समुद्र के तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के सौंदर्य का पान करते हुए उसकी प्रशंसा में मधुर गीत गाता है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन, इसके बनो विश्व की वाणी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी को लहर, तट, इनके पेड़ पर्वत
आकाश और किरण पर लिखा हुआ अनुभव किया जा सकता है। कवि की इच्छा है कि वह मन को हरने वाली उज्जवल प्रेम कहानी का अक्षर बने और संसार की वाणी बने। वह प्रकृति का अभिन्न हिस्सा बनना चाहता है। प्रश्न है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, कवि ने अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 की बात करें, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख तिरक रही है नम्य वारिद माला। भाव है, यहाँ कवि ने सूर्य के सामने बादलों को रंग बिरंगी वेशभूषा में तिरकती हुई नर्तकी रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। वे सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नए नए रूप बनाते हैं। अगला है, रत्नाकर गर्जन करता है, यानी भाव है, समुद्र में गर्जन की बात कही है। वह गर्जना ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई वीर अपनी वीरता का हुंकार भर रहा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो भाव है, कवि को सूर्य की किरणों की लालिमा समुद्र पर सोने की सड़कों के समान दिखाई देती है, जिसे समुद्र ने लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार किया है। यह आतिथ्य भाव को दर्शाता है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। भाव है, इस अंश में अंधकार द्वारा सारे संसार को ढकने तथा आकाश में तारे छिटकाने का वर्णन है। इसमें प्रकृति को चित्रकार के रूप में दर्शाया गया है। अगला है, सस्मित वादन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। भाव है, इस अंश में ईश्वर को मानवीय रूप में दर्शाया गया है। वह मुस्कुराते हुए आकाश गंगा के गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज देता है। फूल सांस लेकर सुखद की आनंद मात उठते हैं। भाव है, इसमें चंद्रमा को प्रकृति की प्रेम लीला पर हंसते हुए दिखाया गया है। मधुर संगीत व अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध होकर चंद्रमा की मानव की तरह हंसने लगता है। वृक्ष भी मानव की तरह स्वयं सोचने और सजने लगते हैं तथा प्रसन्नता प्रकट करते हैं। फूल द्वारा सुख की सांस लेने की प्रकृतियां मानव की तरह मिलती है। प्रश्न है, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, तो लंबा हो जाता है। समुद्र अथाह जल राशि का स्रोत है, उसमें तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। वह स्वयं में रहस्य है तथा इसी कारण आकर्षण का बिंदु है। मेरे मन में बचपन से ही उत्कंठा रही है कि सागर को समीप से देखूं, उसके पास जाकर देखूं कि पानी की विशाल मात्रा को यह कैसे नियंत्रित करता है। इसमें किस किस तरह की वनस्पतियां तथा जीव हैं, लहरें किस तरह आती जाती हैं। समुद्र पर सूर्योदय व सूर्यास्त दृश्य सबसे अद्भुत होता है। सुबह लाल सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठता है और समुद्र के पानी का रंग धीरे धीरे बदलता रहता है। पहले वह लाल होता है, फिर वह नीले रंग में बदल जाता है। शाम के समय समुद्र की लहरों का अपना आकर्षण है। लहरें एक के बाद एक आती हैं, ये जीवन की परिचायक है। समुद्र की गर्जना भी सुनाई देती है। शांत समुद्र मन को भाता है। चांदनी रात में लहरें मादक सौंदर्य प्रस्तुत करती हैं। प्रश्न है, प्रेम सत्य है सुंदर है? प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा करें। तो ये उत्तर है बच्चों, यह सही है कि प्रेम सत्य और सुंदर है। यह अनुभूति हमें ईश्वर का बोध कराती है। यही अनुभूति एक आत्मा को दूसरी आत्मा से, जड़ को चेतन से, जीव को दूसरे जीव से जोड़ती है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं। नंबर 1 माँ का प्रेम, नंबर 2 प्रेयसी का प्रेम, नंबर 3 सहचारणी प्रेम, नंबर 4 बाल प्रेम, नंबर 5 देश प्रेम, नंबर 6 मानव प्रेम, नंबर 7 प्रकृति प्रेम। प्रश्न है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। उत्तर है, यह सही है कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आज अपनी सुविधाओं के
लिए हम जंगलों को काट कर कंक्रीट के नगर महानगर बसाते जा रहे हैं। रोजगार के लिए चारों तरफ से लोग यहाँ आकर छोटे छोटे घरों में रहते हैं। यहाँ रहने वाला व्यक्ति कभी प्रकृति के संपर्क में नहीं रह सकता। उन्हें धूप, छाया, वर्षा, ठंड आदि का आनंद नहीं मिलता। वे लोग गमलों में प्रकृति प्रेम को दर्शा लेते हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्रकृति से जुड़े रहने वाले हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। नंबर 1, हम कोशिश करें कि मनुष्यों के आवास स्थान पर खुला पार्क हो। नंबर 2, सार्वजनिक कार्यक्रम प्राकृतिक स्थलों के समीप आयोजित किए जाए। और नंबर 3 है, हर घर में वृक्ष अवश्य। प्रश्न है, सागर संबंधित 10 कविताओं का संकलन करें और पोस्टर बनाएं। ये तो भैया आप लोगों को खुद ही कार्य करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आत्म प्रलय से क्या आशय है? उत्तर है, आत्म प्रलय का आशय है आत्मा की तरह सरल होकर फूटना पड़ना। आत्मा का तरल होकर फूट पड़ना, भावना के दबाव में व्यक्त हो उठना, आंखों से अश्रुधारा बह निकलना। जब कभी प्रकृति में प्रेम क्रीड़ा को होते हुए देखता है तो वह आनंद के कारण उसकी अश्रुधारा फूट पड़ती है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार वन उपवन में बादल क्यों बरसने लगते हैं? तो उत्तर है, आकाश गंगा के सौंदर्य, चंद्रमा की हंसी, पक्षियों के कलरव तथा फूलों का महकना देखकर बादल उपवन में बरसने लगते हैं। प्रश्न है, सूर्योदय के समय समुद्र के दृश्य का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? तो उत्तर है बच्चों, पथिक के माध्यम से सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस समय समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर तथा आधा बाहर है। ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। प्रश्न है, रत्नाकर को गजबता देखकर कवि का हृदय किस इच्छा को उद्वेलित होता है? उत्तर है, रत्नाकर गजबता देखकर कवि का हृदय उत्साह से भर जाता है। उसका मन करता है कि वह समुद्र के कोने कोने में जाए और उसकी लहरों पर सवारी करे। वह विशाल विस्तृत सागर की महिमा के दर्शन करना चाहता है। प्रश्न है, पथिक कविता का प्रतिपाद्य लिखें। तो उत्तर है, ये पथिक कविता में दुनिया के दुखों के विरक्त काव्य नायक पथिक की प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा का वर्णन किया है। यहाँ वह किसी साधु द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा का व्रत लेता है। राजा उसे मृत्युदंड देता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। इस रचना में प्रेम, भाषा व कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। प्रश्न है, प्रकृति प्रेम कहानी किस पर लिखी हुई है? कवि किससे पढ़ने का आग्रह करता है? उत्तर है, प्रकृति प्रेम कहानी लहरों, पेड़ों, पर्वतों तथा बादलों पर लिखी हुई है। कवि इसे अपनी प्रिया यानी पत्नी से पढ़ने के लिए आग्रह कर रहा है। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त होता है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। आगे नए वीडियो में मिलता हूँ फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।